सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था RTE 2009 और हमने RTE 2009 में धारा 20 तक कर ली थी। आज अपना टॉपिक रहेगा धारा 21 और धारा 21 है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए धारा 21 में क्या है। धारा 21 पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। धारा 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो धारा 21 में देखें, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में SMC का गठन कब किया गया या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया, तो कब किया गया? 10 मई 2011 को राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। उसके बाद देखें, जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें सदस्य कितने होंगे? 16 सदस्य रहे। अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक। उपाध्यक्ष भी कौन होगा? अभिभावक। सचिव कौन होगा? प्रधानाध्यापक। महिला सदस्य कितनी होगी? 50%। जो 16 सदस्य हैं इनमें अभिभावकों का प्रतिशत कितना रहेगा? इन 16 सदस्यों में से 75% अभिभावक रहेंगे, अर्थात कितने? 12 अभिभावक होंगे। बैठक समिति की बैठक कब होती है? अमावस्या के दिन। ठीक है, तो धारा 21 में देखें विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC राजस्थान में गठन कब किया गया? राजस्थान में गठन किया गया 10 मई 2011। बाकी ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में अलग से है। विद्यालय प्रबंधन समिति फर्स्ट ग्रेड का अलग टॉपिक है, जहां पर अपने इसको डिटेल से करेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा करवाना है अपने को। सदस्य कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। अभिभावक कितने रहेंगे? 75%। अभिभावक कितने रहेंगे? 75% रहेंगे। महिला सदस्य कितनी रहेगी? 50% रहेगी। महिला सदस्य कितनी है? 50%, है ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 सदस्य हो जाएंगे और महिला कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समिति का अध्यक्ष कौन है? अभिभावक। अध्यक्ष कौन है? अभिभावक है। समिति का उपाध्यक्ष कौन है? ये भी अभिभावक है। समिति का सचिव कौन है? सचिव प्रधानाध्यापक। सचिव कौन है? प्रधानाध्यापक। बैठक कब होती है? अमावस्या के दिन। बैठक अमावस्या को। तो ये धारा 21 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है धारा 22। धारा 22 छोटी छोटी है। धारा 22, जो धारा 22 है, धारा 22 में है विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप, कि विद्यालय में किन किन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उन सभी का लेखा जोखा रखा जाए। धारा 22 में विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप। धारा 23 अध्यापक पद की योग्यता, जो भी रीट या टेट परीक्षाएं आयोजित की जा रही है वो RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 के आधार पर ही आयोजित की जा रही है। धारा 24 अध्यापक पद, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य। अध्यापक के कार्य और कर्तव्य कि निश्चित समय पर स्कूल आएगा जाएगा, निश्चित समय अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा करवाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालकों को शिक्षा देगा। तो धारा 22, 23 और 24। धारा 22 में है विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप। विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप। दूसरा धारा 23
धारा 23 में क्या है? अध्यापक पद की योग्यता। अध्यापक पद की योग्यता, ये जो रीट या टेट है ये इसी के आधार पर, रीट ओब्लिक टेट। धारा 24 में देखें, अध्यापक के कार्य व कर्तव्य। अध्यापक के कार्य व कर्तव्य। चले आगे। धारा 25 इंपॉर्टेंट रहेगी हर बार, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सी टेट, एच टेट, हर जगह ये प्रश्न आता है धारा 25 से। तो धारा 25 में क्या है? अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किया। धारा 25 किससे संबंधित है? अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। सामान्य अनुपात कितना है? सामान्य अनुपात 1:40 है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इस अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे 60 विद्यार्थी है तो अध्यापक है 2, 61 से 90 अध्यापक 3, 91 से 120 अध्यापक 4, 121 से 200 अध्यापक 5 हो जाए। 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक नियमित प्रधानाध्यापक और 5 अन्य अध्यापक हो जाएंगे। 1 + 5 कुल हो जाएंगे 6। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रहेगा 1:30। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रहेगा 1:35। RTE के अनुसार एक सप्ताह में एक अध्यापक के कार्य घंटे रहेंगे 45। प्राथमिक कक्षाओं में सत्र में कार्य दिवस रहेंगे 200 और कार्य घंटे रहेंगे 800। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सत्र में कार्य दिवस रहेंगे 220 और कार्य घंटे रहेंगे 1000। ये सारी चीजें कहाँ लिखी है? धारा 25। और अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि आरटी के अनुसार किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक है चाहे वो उच्च प्राथमिक है, आरटी के अनुसार किसी भी विद्यालय में 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर, सुने, 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना रहेगा? तो फिर वही रहेगा 1:40। ये आपको याद रखना है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई चीज यहां से पूछ ली जाती है। फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, रीट में भी आती है ना, तो हर जगह आती है। तो देखें, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का क्या है वर्णन? सामान्य अनुपात, कोई कक्षा नहीं दी जाए, सीधा पूछा जाए कि आरटी में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात कितना है, तो कितना रहेगा? 1:40। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक तरफ तो है विद्यार्थी, तो एक तरफ क्या रहेगा? अध्यापक रहेगा। विद्यार्थी में देखें 60, अध्यापक में 2,
विद्यार्थी में 61 से 90, अध्यापक में 3। विद्यार्थी में 91 से 120, अध्यापक में 4। विद्यार्थी में 121 से 200, अध्यापक में कितने हो जाएंगे? 5। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार ही यहां से पेपर में प्रश्न पूछा गया, हर बार आया यहां से। उसके बाद देखें, 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर, 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:40 रहे, 1:40। दूसरा देखिए, 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक नियमित प्रधानाध्यापक, एक नियमित प्रधानाध्यापक तथा 5 अन्य अध्यापक, तो 1 + 5 बराबर हो जाएंगे 6। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, ये रीट 2021 में पूछा गया था, अभी आया था। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रीट 2021 में पूछा गया था। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:35। नोट कर, सर्दी काफी है। प्राथमिक विद्यालयों में सत्र में कार्य दिवस 200, प्राथमिक विद्यालयों में सत्र में कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800, तथा कार्य घंटे 800 निर्धारित, 800 निर्धारित।
उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र में कार्य दिवस 220 तथा कार्य घंटे 1000 तथा कार्य घंटे 1000 निर्धारित। आरटी में एक अध्यापक के एक सप्ताह में, आरटीई में एक अध्यापक के एक सप्ताह में 45 कार्य घंटे निर्धारित, 45 कार्य घंटे निर्धारित। नोट करो। हो गया। उसके बाद है धारा 26। धारा 26 थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आरटी धारा 26, धारा 26 में है कि सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। मान लो जैसे किसी विद्यालय में 10 पद हैं तो वहां 9 अध्यापक तो नियुक्त किए ही किए जाएंगे, क्योंकि कितने खाली रह सकते हैं 10%। तो एक अध्यापक ना है तब भी चलेगा, लेकिन उस विद्यालय में 9 अध्यापकों को नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो धारा 26 में देखें, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से, कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। धारा 27 इंपॉर्टेंट है। धारा 27 आरटेट 2011 में भी पूछा गया है, रीट 2021 में भी पूछा गया है, 2 बार आ चुका है ये प्रश्न। धारा 27 में क्या है कि सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। धारा 27 इंपॉर्टेंट कि सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। देखें, सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा
व लोकसभा चुनावों के अलावा लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद है धारा 28। थोड़ा बड़ा टॉपिक था क्योंकि धाराएं अधिक थी, 3 घंटे के लगभग का हो गया। धारा 28 में क्या है कि सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो धारा 28 के अनुसार सरकारी मास्टर है वो ना तो कोचिंग करवाएगा ना ट्यूशन करवाएगा, कहीं अन्य नहीं पढ़ा पाएगा, वो रहेगी धारा 28। तो सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में, सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। धारा 29 इंपॉर्टेंट रहेगी। धारा 29 में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक भी कह सकते हैं प्रारंभिक भी कह सकते हैं, कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात ये, अगर पूछा जाए कि आरटीई की धारा 29 के अनुसार बालक को प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाए, तो प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाए, मातृभाषा में। दूसरा देखें, बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आरटी में किस मूल्यांकन का समर्थन किया गया है, तो अपना उत्तर रहेगा सतत व समग्र मूल्यांकन का समर्थन किया गया है। तीसरा, आरटीई की धारा 29A के आधार पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आरटीई की धारा 29A के आधार पर राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है, तो अपना उत्तर रहेगा सर्ट। और सर्ट की स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। SIERT इसका मूल नाम था और 14 अगस्त 2018 को इसका नाम रखा गया SCERT। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो धारा 29 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया, अब इसमें देखें क्या कुछ है। आरटीई की धारा 29A के आधार पर राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था, राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था सर्ट, राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है, SCERT। दूसरा देखें, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, प्राथमिक शिक्षा
मातृभाषा में दी जाए। तीसरा, बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाए। बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाए। नोट कर। हो गया। उसके बाद धारा 30। धारा 30 में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में बालक से बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक बालक से बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो धारा 30 में है कि प्रारंभिक शिक्षा में बालक से बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 31 इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें हैं धारा 31 में। धारा 31 में क्या आता है? बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 किससे संबंधित है? सीधा प्रश्न आएगा कि आरटी की किस धारा में बालकों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किस धारा में? धारा 31 में। धारा 31 में 3-4 चीजें। एक तो है बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगर आए कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, तो कब आया? 2005 में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, ये कब गठित किया गया? 5 मार्च 2007 को। और कहां पे? नई दिल्ली में। उसके बाद आता है अपने राजस्थान वाला राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 23 फरवरी 2010 को जयपुर में। तो ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो धारा 31 में देखें, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का संरक्षण इसमें ये है। अब देखें, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में। उसके बाद राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब की गई? 5 मार्च 2007 नई दिल्ली। स्थापना कब की गई? 5 मार्च 2007 नई दिल्ली में। उसके बाद आता है अपना राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान वाला। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ये कब स्थापित किया गया? 23 फरवरी 2010 को जयपुर में। 23 फरवरी 2010 को जयपुर में।
उसके बाद आता है धारा 32। धारा 32, धारा 32 में क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी और संस्था प्रधान को कर सकते हैं, जिसका समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा। धारा 32 में क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत संस्था प्रधान और स्थानीय प्राधिकारियों को कर सकते हैं, जिसका समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा। धारा 32 में देखें, यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संबंध में कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत संस्था प्रधान का अर्थ हो गया प्रधानाध्यापक, तो वह अपनी शिकायत संस्था प्रधान या स्थानीय प्राधिकारियों से कर सकता है, स्थानीय प्राधिकारियों से कर सकता है, जिसका समाधान 3 माह में कर दिया जाएगा, जिसका समाधान 3 माह में कर दिया जाएगा। चले आगे। उसके बाद आता है अपनी धारा 33। धारा 33 और 34 एक जैसी है। धारा 33 और 34 एक जैसी है। धारा 33 में क्या आएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। धारा 33 में क्या है, धारा 32 के बाद में 33 लिखना है, यहाँ पे गलती से एक करके। धारा 33 और 34 एक जैसी है। धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में सदस्य कितने रहेंगे, 15। धारा 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद, नाम ही बदला है, राज्य सलाहकार परिषद, सदस्य कितने रहेंगे, 15। धारा 35 में क्या है, आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। धारा 35 में आरटी अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो धारा 33 में देखें, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद इसका वर्णन है और इसमें सदस्य कितने हैं, 15। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का वर्णन है और इसमें सदस्य हैं 15। धारा 34, 33 और 34 में जो सलाहकार परिषद है इसका कार्य क्या रहेगा, आरटी के लिए ये तो केंद्र सरकार को सलाह देगी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और आरटी के लिए राज्य सलाहकार परिषद है वो राज्य सरकार को सलाह और परामर्श प्रदान करेगी। तो यहां आएगा राज्य सलाहकार परिषद,
राज्य सलाहकार परिषद सदस्य कितने रहेंगे? 15। धारा 35 में देखें, आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। बार बार पर लोगों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को समझाएंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। चलेगा। उसके बाद है धारा 36। धारा 36 में देखें, धारा 36 में है कि यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, मान्यता न होने पर विद्यालय संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से अनुमति ना ली जाए। धारा 36 में क्या है कि यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, मान्यता के न होने पर विद्यालय संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से अनुमति ना ली जाए। तो देखें, यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, मान्यता न होने पर भी विद्यालय संचालित करता है, विद्यालय संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से अनुमति ना ली जाए, अनुमति न ली जाए।
उसके बाद आता है धारा 37। धारा 37 में है कि आरटीई अधिनियम न्याय योग्य और वाद योग्य नहीं है। आरटी अधिनियम है, ये न्याय योग्य और वाद योग्य नहीं है। अर्थात इसका अर्थ है कि आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्था प्रधान जो भी कार्य और निर्णय लेंगे उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कोर्ट की, न्यायालय की शरण नहीं लेगा। और धारा 38 में क्या रहेगा? आरटीई अधिनियम के संबंध में राज्यों के दिशा निर्देश, नियम, अधिसूचना। आरटीई अधिनियम के संबंध में राज्यों के दिशा निर्देश, नियम और सूचना। और एक अपनी अनुसूची थी, जो अनुसूची है वो धारा 25 ही है। अर्थात अनुसूची का संबंध किससे है? अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से रहेगा। ठीक है, तो धारा 37 में देखें, आरटीई न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। अर्थात आरटीई को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्था प्रधान, जो भी कार्य व निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं लेगा। धारा 38 आरटीई के संबंध में राज्य के नियम, अधिसूचना व दिशा निर्देश। नियम, अधिसूचना व दिशा निर्देश। ये अपनी आरटी अनुसूची और लिखवा देते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद है अनुसूची। अनुसूची में क्या रहेगा? आरटी की अनुसूची में इसका संबंध अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से, सीधा इतने लिख लो, इसका संबंध अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से है। ठीक है, चलें रिवाइज कर लेते हैं। आरटी की धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति राजस्थान में गठन किया गया 10 मई 2011 को। सदस्य रहेंगे 16।
अभिभावक रहेंगे 75%, महिला सदस्य रहेगी 50%, अध्यक्ष रहेगा अभिभावक, उपाध्यक्ष भी रहेगा अभिभावक, सचिव रहेंगे प्रधानाध्यापक और बैठक रहेगी अमावस्या के दिन। धारा 22 में विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप रहेगा। धारा 23 अध्यापक पद की योग्यता रीट या टेट। धारा 24 अध्यापक के कार्य व कर्तव्य। धारा 25 अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किया गया है। सामान्य अनुपात 1:40 है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक 60 पे 2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से 205। 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:40 रहेगा। 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक नियमित प्रधानाध्यापक और 5 अन्य अध्यापक। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:35 रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में सत्र में कार्य दिवस 200 और कार्य घंटे 800 रहेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र में कार्य दिवस 220 और कार्य घंटे 1000 रहेंगे। आरटी में एक सप्ताह में एक अध्यापक के कार्य घंटे 45 रहेंगे। धारा 26 में सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से अधिकतम 10% से अधिक पद खाली नहीं रहेंगे। धारा 27 सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, लोकसभा, विधानसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। आरटी की धारा 29A के आधार पर राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था SIERT है या SCERT है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाए। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा में कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 31 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग स्थापना 5 मार्च 2007 नई दिल्ली में। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग स्थापना 23 फरवरी 2010 जयपुर में। धारा 32 यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संबंध में कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत संस्था प्रधान और स्थानीय प्राधिकारियों को कर सकता है, जिसकी समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सदस्य 15। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद सदस्य 15। धारा 35 आरटी अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। धारा 36 यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, मान्यता न होने पर भी विद्यालय को संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से अनुमति ना ली जाए। धारा 37 आरटीई न्याय योग्य और वाद योग्य नहीं है, अर्थात आरटीई को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्था प्रधान जो भी निर्णय लेंगे उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कोर्ट की शरण, न्यायालय की शरण नहीं लेगा। धारा 38 आरटी के संबंध में राज्य सरकार के नियम, अधिसूचना व दिशा निर्देश। अनुसूची में इसका संबंध अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से है। तो ये अपना टॉपिक था आरटीई 2009, थोड़ा बड़ा टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।